नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। पति पत्नी समेत 2 बच्चियों को गोली से मार दिया गया, जिनमें सबसे छोटी तो सिर्फ बच्ची 1.5 साल की थी। पिछले महीने हत्या की शंका पर मृतक परिवार ने पहले एफआईआर भी दर्ज कराई थी। एफआईआर में छेड़छाड़, मारपीट, SC/ST एक्ट की धाराएं लिखवाई गई थी। ये भी सामने आया अब कि मारने वाले ने हत्या करने का इशारा एक दिन पहले ही कर दिया था। अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। 3 अक्टूबर को आरोपी चंदन वर्मा ने व्हाट्सएप पर यह पैगाम छोड़ दिया और 4 अक्टूबर को 4 मौतें हो गईं। यह अमेठी की कहानी है। गुरुवार शाम 6:30 बजे के आसपास इस शख्स ने गोली चलाई और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ये सब हुआ सुनील कुमार और उसके परिवार के साथ। 35 साल के सुनील कुमार पेशे से शिक्षक थे। उनके परिवार में उनके अलावा उनकी पत्नी और 2 बेटियां साथ रहा करती थी। गुरुवार शाम लगभग 6:30 बजे घर में एक शख्स आया, गोली चलाई और 4 लोगों के परिवार को खत्म कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो वहां ना जोर जबरदस्ती के कोई सबूत मिले और ना ही लूटपाट के। ऐसे में पुलिस को किसी जान पहचान वाले शख्स पर शक हुआ और यहां से चंदन वर्मा का नाम सामने आया। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियाँ जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। पुलिस ने खुलकर भले कुछ ना बताया हो, लेकिन पुलिस क्लू होने की बात जरूर कह रही है। पुलिस ने 18 अगस्त को मृतक महिला पूनम भारती की तरफ से दर्ज कराए गए एफआईआर की बात जरूर बताई। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। बताया जा रहा है कि मृतक पूनम भारती और आरोपी चंदन वर्मा एक दूसरे को जानते भी थे और इनकी मेल मुलाकातें भी होती रहती थी। हालांकि कुछ ऐसा हुआ जिससे चंदन वर्मा के खिलाफ पूनम भारती ने छेड़खानी, मारपीट और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया और इसके बाद महिला ने चंदन वर्मा से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी के बाद ये व्हाट्सएप आया और ये वारदात हुई। सूत्रों के मुताबिक 5वीं मौत खुद आरोपी ने अपनी खुदकुशी के लिए लिखी थी। ये घटना गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी की है और आरोपी और पीड़ित दोनों रहने वाले रायबरेली के। ऐसे में राहुल गांधी ने मृतक के पिता से बात की। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जंगल राज कायम है, जंगल राज, आज वो जंगल राज का परिणाम आपके सामने दिख रहा है। ये एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हो रही है गोली मारकर। अमेठी में अध्यापक सुनील कुमार, उसकी पत्नी को, 6 साल की बिटिया को और एक 1.5 साल की बिटिया को भी गोली मार दी जाती है। 1.5 साल की बेटी को गोली। मुझे भी 32 साल हो गया राजनीति में, 24/7 की पॉलिटिक्स करते हुए। 5 बार विधायक था, मंत्री था, पर इस तरह की घटनाएं नहीं कि 1.5 साल की बेटी को भी गोली मारी जा रही है। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना जो हम सब लोगों को समाज में झकझोर के रख दे रही है। अमेठी में हत्या नहीं हुई है, नरसंहार हुआ है। दलित परिवार का नरसंहार हुआ है। जिन लोगों ने 1-1 साल के बच्चे पर भी रहम नहीं किया, ऐसी घटना को आप नरसंहार ही कह सकते हैं। कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस?
जबकि उस परिवार ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि हत्या की आशंका है। अमेठी की घटना बेहद दुख पहुंचाने वाली है, लेकिन इस घटना को लेकर के जिस तरह की घटिया राजनीति की जा रही है, ये और भी दुख पहुंचाने वाली है। ये जख्मों को पर नमक रगड़ने जैसा है, मरहम लगाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता के साथ लिया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पूरे मामले का अन्वेषण कर रही है। हम खुलासे के बहुत नजदीक हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इस मामले में जो आरोपी है, जो दोषी है, निश्चित तौर पर उसको जेल की सलाखों के पीछे बहुत जल्दी भेजा जाएगा। अमेठी में हुई इस वारदात के बाद पुलिस आरोपी चंदन वर्मा को तलाश करने में जुटी है। मामला भले ही जान पहचान वालों के बीच का लग रहा हो, लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसकी वजह से विपक्ष के पास सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। अमेठी से अपने सहयोगी अरुण गुप्ता, रायबरेली से फैज़ अब्बास और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। और इस मामले पर अब क्या शाम तक अपडेट है ताज़ा, उसके लिए सीधे चलते अपने सहयोगी रणवीर सिंह के पास। रणवीर, वाकई में जिस तरह से 1-1.5 साल की बच्ची की भी हत्या कर दी गई, क्या ये आरोपी जो है वो अकेला था, उसके साथ और लोग थे? सुना भी पूरी आपकी रिपोर्ट में किस तरह से जांच हो रही है इस पूरे मामले में, पुलिस कह रही है, लेकिन क्या कुछ और निकल कर आ रहा है? देखिए, एक तो जो आरोपी है चंदन, वो रायबरेली में किराए के घर में रहता था और होली के बाद उस किराए के घर में शिफ्ट हुआ था। 18 तारीख की घटना के बाद FIR हुई थी, वो जेल भी गया था और फिर बाहर आया जब, उसके बाद से दोनों परिवारों में तल्खी थी। जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि आरोप सिर्फ एक व्यक्ति पर है, चंदन वर्मा पर। उसके साथ बताया जा रहा है कि कोई नहीं था, वो अकेला आया था और उसके हाथ में जो असलहा था वो अवैध था। अवैध असलहे से गोली चलाया, 4 को मारा। जो व्हाट्सएप स्टेटस है जिसमें वो कह रहा है 5 लोगों की मौत होगी, उसमें ऐसी जानकारी है कि उसकी कोशिश ये थी कि 4 लोगों की हत्या के बाद वो खुद सुसाइड कर ले। हालांकि एक पुलिस का एक मानना है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी पुलिस की प्रायोरिटी है सिर्फ और सिर्फ उस चंदन वर्मा को अरेस्ट करने की, जो फिलहाल नहीं मिला। और बताएं आपको कि रायबरेली में जो चंदन वर्मा का परिवार है वो भी घर पर नहीं है। ऐसे में 4 अलग अलग टीमें जो अमेठी पुलिस है उसने बनाई है। रायबरेली पुलिस की भी अलग अलग टीमें जो है चंदन वर्मा की तलाश कर रही हैं, जांच हो रही है और ये कोशिश है कि सबसे पहले उसको पकड़ा जाए और फिर जो आगे का कानूनी प्रक्रिया है वो चलाई जाएगी। लेकिन इस मामले पे जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, पुलिस पर भी दबाव है और ये मामला चूँकि पुलिस ने, जैसा अभी रिपोर्ट में भी आपने देखा कि इस परिवार की एक दूसरे से पहले से जान पहचान थी। जो महिला जिसकी मौत हुई है वो और जो आरोपी है, दोनों एक दूसरे को जानते थे। इस बीच में कुछ तल्खी हुई अगस्त के महीने में और FIR जो दर्ज हुई उसमें SC/ST का मुकदमा भी था, छेड़खानी और मारपीट का भी था। और FIR में साफ साफ लिखा हुआ है कि छेड़खानी करने के खिलाफ जब उस महिला ने आपत्ति की तो महिला के पति के साथ चंदन वर्मा ने मारपीट भी की थी और इसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ था। ऐसे में फिलहाल पुलिस जो चंदन वर्मा है उसकी तलाश कर रही है और जो 4 शव हैं उनका पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को दे दिया गया है, लेकिन अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। परिजन एक हैं जो मुंबई से आने वाले, उनका इंतजार है और संभव है कि कल सुबह इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद रणवीर। दुखद है जो ये घटना सामने आई। और आइए उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं। हाल ही में एक बड़े उद्योगपति को डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों ठगने का मामला सामने आया। जब इस मामले की खबरें चल ही रही थी, उसी दौरान इसी तरह की एक घटना ने एक महिला की जान ले ली जो स्कूल में पढ़ाती थी। उनके पास इस तरह का एक फ़ोन आया। बच्चों को समझाने के बाद भी वो बहुत परेशान हो गई। उनकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अस्पताल ले जाने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका। गौरतलब है कि डिजिटल अरेस्ट होता नहीं है, बस एक तरह का फ्रॉड है। डर से लोग झांसे में आ जाते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या हुआ। 58 साल की मालती वर्मा इतने तनाव में आ गई कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सीने में दर्द होने लगा तो परिवार के लोग आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल अस्पताल ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मालती वर्मा डिजिटल अरेस्ट नाम की उस धोखाधड़ी की शिकार हो गई। 30 सितंबर को जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसी दौरान उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया। जिस नंबर से कॉल आई उस पर पुलिस की वर्दी पहने शख्स का फोटो लगा था। वो बोल रहा था कि उनकी बेटी को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो
इसके लिए उनको ऑनलाइन 1 लाख रुपए भेजने होंगे। वो परेशान हो गई। इस तरह की कॉल उनके पास बार बार आ रही थी। बेटे ने बहन से बात करके उनको समझाया कि सब ठीक ठाक है, लेकिन वो दहशत में आ गई और किसी तरह घर पहुंची, लेकिन वहां उनकी हालत खराब हो गई। तकरीबन मम्मी अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद घर पर आई। घर पे आते ही रास्ते में भी उनकी तबीयत सी ख़राब हो रही थी, और जैसे ही वो अपने घर पर आई, आने के बाद उनकी और तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उन्होंने बोला मुझे अजीब सा पेन हो रहा है, दर्द या गैस सी हो रही है। तो फिर उसके लिए मम्मी को हमने कोल्ड ड्रिंक दी और एक इनो पिलाई, और फिर अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। मौत की खबर जब पुलिस को मिली तो वो उनके घर पहुंची। पुलिस मालती वर्मा के मोबाइल पर आई कॉल्स की छानबीन कर रही है। देखिए, एक व्यक्ति जिनका नाम सुचरण वर्मा है, अभी पुलिस के पास तहरीर लेके आते हैं। बोलते हैं कि उनकी पत्नी जो मालती वर्मा है, उनका हृदय गति रुकने के कारण 30 तारीख को देहांत हो गया है। उसका कारण ये रहा कि उनकी पत्नी को एक कॉल आता है, जो कि अशनेरा में टीचर थी, कि आपकी बेटी के स्कैंडल में पकड़ी गई है और आप अभी 1 लाख रुपए दे दीजिए, तब हम आपकी बेटी को रिहा करेंगे। इस पर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। जब घर आती हैं तो उनकी बेटी भी उनको घर पे मिलती है, और 15 मिनट के बाद डिप्रेशन में हृदय गति रुक जाने के कारण उनको एसएन हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन सभी को लेके तहरीर हमने ले ली है। इस पर पूरी जांच करा रहे हैं। जहाँ से नंबर आया, सारी चीज़ों की हम लोग डिटेल्स निकालेंगे और इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। डिजिटल अरेस्ट के मामले आजकल बहुत सामने आ रहे हैं, और इतने मामले सामने आने के बाद भी लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। दो धारी तलवार वाले सोशल मीडिया के जमाने में जरूरत जागरूकता और सतर्कता की है, ताकि आगरा जैसी घटनाएं दोबारा ना हों। आगरा से नसीम अहमद की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आगरा में ही डिजिटल ठगी का एक और मामला सामने आया है। अपराधियों ने रिटायर्ड प्रिंसिपल से 2 लाख की ठगी की। सरोज भार्गव नाम की महिला से उनके घर वालों की जान को खतरा बताकर 2 लाख खाते में कराए ट्रांसफ़र, और उनको एयरपोर्ट पर पार्सल पकड़े जाने की फ्रॉड कॉल से पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया। बात अब पुणे में यौन हिंसा की। हम नवरात्र में शक्ति की प्रतीक मां की आराधना करते हैं, कन्याओं को पूजते हैं, लेकिन उसी समाज में रहने वाली लड़कियों को बख्शा नहीं जाता। जिस समाज में हमारी बेटियों, बच्चियों, महिलाओं के साथ हिंसा, दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हों, क्या हम इस पर्व का महत्व भी समझते हैं? महाराष्ट्र के पुणे में बेटियों के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली 3 अलग अलग यौन हिंसा दुष्कर्म की वारदातें हुई हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी गैंग रेप की घटना सामने आई। नवरात्र के पावन पर्व के दौरान पुणे शर्मसार हुआ। कुछ ही घंटों में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार के 3 अलग अलग मामलों ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। 21 साल की एक लड़की दोस्त के साथ पुणे के बोबदेव घाट इलाके में घूमने निकली थी। इसी दौरान देर रात सुनसान जगह पर उसे 3 लड़कों ने पकड़ा और छेड़खानी करने लगे। दोस्त ने जब इसका विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उसकी पिटाई की और लड़की के साथ गैंगरेप किया। अस्पताल में भर्ती पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुणे पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीमें जांच में जुटी है। इस केस को डिटेक्ट करने के लिए 10 जो है सो क्राइम ब्रांच और डीबी की टीम लगाई गई है। उनके साथ जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है, जो फॉरेंसिक की है, डॉग स्क्वाड है, और इस तरह की जो टीम्स हैं, वो सब भी इस काम के लिए लगाई गई है। और हर टीम जो है सो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही है, और हमें जो है सो लगता है कि जल्दी से जल्दी जो है सो आरोपी निष्पन्न होंगे और उनके ऊपर जो है सो एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की प्राथमिक अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन मिला है। लड़की जो है कॉन्शियस है और जो है सो उसने स्टेटमेंट दिया है। उसके स्टेटमेंट के आधार पे एफआईआर दाखिल करने का काम चालू है। दोषियों के खिलाफ तो गुस्सा है ही, सरकार के खिलाफ सियासी गुस्सा भी खूब फूट रहा है। ये तो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय का ये फेलियर है, और मेरी मांग है कि रोज एक दिन ऐसा नहीं जाता जहां कुछ न कुछ क्राइम महिलाओं के खिलाफ होता है, छेड़छाड़ हो, बलात्कार हो। ये सब घिनौनी गंदी चीजें समाज में बढ़ती भी जा रही है, और इस पे होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय
का ना कुछ स्टेटमेंट आता है तो उनके हाथ में एक बंदूक होती है और बदलापुर नाम के पोस्टर छपाए जाते हैं। भैया ये टीवी सीरियल नहीं है, ये टीवी पे होता है, टीवी सीरियल में होता है, लेकिन ये देश है, यहाँ की बेटियां हमारा मान सम्मान है और हमारी बेटियों के जिसका एनकाउंटर किया उसके आप पोस्टरबाजी करेंगे? इतनी गंदी और नीची राजनीति ये लोग करेंगे। और महिला सुरक्षितता आज हो नहीं रही है, रोज ऐसी घटना हो रही है। मेरे ख्याल से इस राज्य के गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। त्या तिघांचं एन्काउंटर फडणवीसांनी करावं। एक लड़की के साथ 3 लोगों का बलात्कार किया जाना बदलापुर से भी बदतर है। फडणवीस को पोस्टर से बाहर आना चाहिए, तीनों दोषियों का एनकाउंटर हो। फटा पोस्टर और निकला क्या खलनायक? ऐसा नहीं चाहिए। आप नायक हो ना, तो पोस्टर से बाहर आकर रिवॉल्वर निकालो और एनकाउंटर कर दो। गैंगरेप की घटना से पहले बच्चियों के साथ घिनौनी हरकतों के 2 और गंभीर मामले सामने आए। पुणे के वारजे में अश्लील वीडियो देखने के बाद 35 साल के एक शख्स ने अपनी ही 11 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न किया, तो वानवाड़ी इलाके में 45 साल के स्कूल वैन ड्राइवर ने 6 साल की 2 बच्चियों को गलत ढंग से छूकर उनके साथ यौन शोषण किया। घटनाओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। राज्यपाल के विदर्भ दौरे के दौरान विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की महिला नेताओं ने लड़कियों के खिलाफ बढ़ रही यौन हिंसा पर राज्यपाल से मिलने का समय मांगा, तो इधर सत्ता पक्ष के नेता सख्त कार्रवाई के दावे करते रहे। जो लोग बहुत गंदी प्रवृत्ति के हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। समाज में विकृति बढ़ रही है, सख्त कार्रवाई होगी। पुणे की इन वारदातों के बीच आर्थिक राजधानी मुंबई से भी सीएसटी स्टेशन के पास एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर आई। सीसीटीवी के जरिए जांच शुरू है। जीआरपी में दर्ज बयान के मुताबिक पीड़िता के साथ स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड के पास 2 लोगों ने बलात्कार किया। राज्य में बढ़ रही ऐसी घटनाएं महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पुणे से रेवती हिंगवे के साथ मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और महाराष्ट्र के ही लातूर में रोड रेज की वारदात में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए। 29 सितंबर रात 8 बजे के करीब लातूर सोलापुर रोड पर जब सादिक अपने परिवार के साथ लातूर जा रहा था, तब गाड़ी चलाने को लेकर उसकी एक कार सवार से बहस हो गई। पीड़ित के मुताबिक उस कार में 5 लोग सवार थे और उन्होंने पीछा करके इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि उनकी पत्नी इकरा सादिक और बेटी नादिया शेख की मौके पर ही मौत हो गई। औसा पुलिस ने इस मामले में कार में सवार 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 4 की तलाश जारी है। तो देश की बात में बात अब दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मुख्यमंत्री निवास खाली कर दिया और अपने परिवार के साथ दूसरे घर में चले गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास से जुड़े कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी। माहौल काफ़ी भावुक हो गया। अरविंद केजरीवाल ने सबसे हाथ मिलाया और गले भी मिले। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने घर का ताला लगाकर उसकी चाबी वहां मौजूद अधिकारी को सौंप दी। और अब बात पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात में चावल निर्यात की। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर बासमती चावल के कारोबार और एक्सपोर्ट पर गहराता जा रहा है। गाजियाबाद के दादरी इलाके की नवीन अनाज मंडी में धान बासमती की कीमत पिछले 2 दिनों में 200 से 300 रुपये क्विंटल तक घट गई है, क्योंकि एक्सपोर्टर अब बड़ी संख्या में बासमती चावल खरीदने मंडी नहीं आ रहे। देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच तनाव का असर दादरी इलाके में इस नवीन अनाज मंडी में साफ तौर पर दिख रहा है। ये धान बासमती 1509 वैरायटी की है और आमतौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, क्योंकि अधिकतर एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बासमती चावल का निर्यात करने के लिए यहीं से धान बासमती 1509 वैरायटी की ले जाते हैं। लेकिन जब से अनिश्चितता बढ़ी है ईरान और इजराइल के बीच, उसके बाद से यहाँ पर व्यापार जो है वो काफ़ी घट गया। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये धान बासमती 1509 वैरायटी की है, जिसको किसान अपनी खेतों से लेकर इस मंडी में बेचने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर खरीदार जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं पिछले 2-3 दिनों से, जब से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा है। और इसकी वजह से जो कीमत भी है धान बासमती 1509 वैरायटी की वो घट गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों बैग्स हैं
जिस पे धान बासमती जो है वो पैक किया गया है, लेकिन खरीदार यहाँ पर कम आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ किसान हैं यहाँ पर। आपका नाम? नमस्कार किसान साथी, मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव कुमार। हाँ जी। संजीव जी, आप बासमती की खेती करते हैं? हाँ जी, 15 किलो धान है, बासमती खेती करता हूँ जी। तो क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या ये है, मंडी में भाव नहीं है, 1500 रुपये कुंटल का भाव दिया जा रहा है। तो इससे किसान 100 रुपये बीघा का भी बच नहीं रहा, तो इससे किसान कहाँ गए रहे। तो पहले क्या रेट था? एक हफ्ते पहले? एक हफ्ता पहले 2800 से 29 रेट मूल्य मिला है हमें। 2800 से 2900 प्रति टन कुंटल। हाँ जी, प्रति क्विंटल। हाँ जी। अभी कितना है? अब 1500 रुपये कुंटल है। मैरिटल रेप को अपराध मानने के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये कानून से ज़्यादा सामाजिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया गया है। केंद्र ने कहा है कि यौन संबंध पति पत्नी के बीच संबंधों के लिए पहलुओं में से एक है जिस पर उनके विवाह की नींव टिकी होती है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इससे वैवाहिक संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है और विवाह संस्था में गंभीर व्यवधान पैदा हो सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि देश में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराधीकरण करार नहीं दिया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि हम निश्चित रूप से मामलों को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। पीठ में जस्टिस JB पार्डीवाला और मनोज मिश्र भी शामिल थे। तो इस पर बात करने के लिए सीमा समृद्धि कुशवाहा हमारे साथ हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जुड़ने के लिए। सीमा, किस तरह से देख रही हैं कि मैरिटल रेप ये अपराध नहीं होना चाहिए, केंद्र का ये कहना है, हम कैसे देखें, कानून किस तरह से देखेगा इसे? देखिए मैम, जो ऑलरेडी रेप की जो डेफिनेशन थी उसमें ये है कि अगर कोई भी कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो फीमेल अगर 15 साल से छोटी है तो फिर उसको रेप कंसीडर किया जाएगा अगर वो उसकी वाइफ है, और 15 साल से अगर ज़्यादा है और उसकी कंसेंट नहीं है, उसके बावजूद भी हस्बैंड उसके साथ फिजिकल हो सकता है, उसकी कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 15 साल से कम होने पर आप कंसेंट की इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन 15 साल से एबव है और नहीं है और 15 साल से एबव होने पर उसको आप मान रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मैम कि जब फीमेल जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं तो जो 498A है या अभी भी ये क्रूअलिटी बताया गया है कि अगर अननेचुरल तरीके से हस्बैंड सेक्स कर रहा है उसके साथ में, तो उसको आप क्रूअलिटी मान रहे हैं, उसको आप रेप कंसीडर नहीं कर रहे। अगर आपको ब्रिटल तरीके से उसके साथ अगर रेप करा जा रहा है तो उसको ये कहा जाएगा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ये 498A में इसको क्रूअलिटी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इसको मैरिटल रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ जहां पर आर्टिकल 21 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि इंडिविजुअल राइट को प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो फीमेल की जब उसकी एक युक्ति चलती है माई बॉडी माई राइट, तो उसकी बॉडी पर तो उसका अपना खुद का उसको प्रोटेक्ट करने का भी राइट नहीं है कि उसका हस्बैंड मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में अगर उसको एक लाइसेंस मिल गया है तो अपनी पत्नी के साथ वो किसी भी हद तक क्रूअलिटी करेगा, सेक्सुअल ऑफेंस करेगा, उसके साथ रेप करेगा, लेकिन हमारी सरकार उसको क्रिमिनलाइज नहीं करेगी। और जिसके पीछे जो ग्राउंड दिया है वो ये कहा गया है कि जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत परेशानियां होंगी, मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन जो है वो डिस्टर्ब होगा, फैमिली टूट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक जेंडर को जो कि पीड़ित है, जिसके अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, तो उसको आप उसके राइट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे क्या आर्टिकल 21 के तहत? और जब कोई आउटसाइडर उसकी कंसर्न नहीं लेता है और उसके साथ क्राइम करता है, उसको रेप आपने कंसीडर किया, लेकिन उसका हस्बैंड जब खुद रेप कर रहा है, जो कि ये रिश्ता बहुत पवित्रता का माना जाता है, बहुत प्यार सौहार्द का माना जाता है, उसमें जब उसके साथ क्रूअलिटी हो रही है तो उसको रेप क्यों नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें ये आ रहा कि बहुत सारे फॉल्स केसेस हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है मैम कि जो भी फॉल्स केसेस हो रहे हैं उसके लिए आप एक अलग से कानून बनाइए
और जो लोग ऐसा क्राइम कर रहे हैं कि किसी को झूठा फंसा रहे हैं, इम्प्लीकेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से कानून बना करके आप उनको सजा का प्रावधान करिए, जिससे क्या होगा कि क्लियरिटी भी रहेगी कि कम से कम जो एक्चुअल विक्टिम है उनको जस्टिस मिल पाएगा, और अगर जो फॉल्स केस कर रही हैं उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन वो एक्सेप्शनल है जो फॉल्स केस है, एक जनरल प्रॉब्लम है मैरिटल रेप। बिल्कुल आता है, वो ड्रिंक करके आता है, वो किसी भी तरीके से अपने फीमेल के साथ, अगर फीमेल पीरियड में है तो भी उसके साथ वो कर सकता है फिजिकल, उसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट, अगर वो मेडिकल कंडीशन पे उसके बावजूद भी कर सकता है। इस तरीके का तो ये क्या है कि आपने देश की 50% आबादी की राइट, आपने फैमिली जैसे इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके फंडामेंटल राइट का एकदम से वायलेशन करेगी क्या हमारी सरकार? तो ये तो मैम इसको क्रिमिनलाइजेशन इसका बहुत जरूरी है, और आई होप कि जब इस पर डिस्कशन और डिबेट होगा, क्योंकि एफिडेविट दिया है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और आगे जब इसमें आर्ग्यूमेंट होगा तो आई होप कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर फीमेल के लिए फेवर में जजमेंट करेगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार विवाह की संस्था पर का हवाला एक तरह से दे रही है, लेकिन माय बॉडी माय राइट वाली बात, एक महिला के अपने भी अधिकार होते हैं, वो मसला भी है। उम्मीद यही कर सकते हैं अब सीमा की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उनकी पीठ है, वो विवेक से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी। और जो आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि फॉल्स केसेस हैं, ऐसे भी महिलाएं जो फॉल्स केसेस कर देती हैं, लेकिन क्या एक और कानून उसकी जगह है? क्या जो पर्याप्त कानून है उसमें उनको नहीं डील किया जा सकता? संक्षेप में वो जो कानून है 498A पहले जो आईपीसी था क्रूअलिटी का या डोमेस्टिक वायलेंस, वो कानून सफिशिएंट नहीं है। ये मैरिटल रेप की बात हो रही है, उसके वाइफ के साथ ये फोर्सफुली उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस करने की बात हो रही है। और जो क्रूअलिटी में तो उसमें तो फिर हम मेंटल और इमोशनल क्रूअलिटी की भी बात करें, जो 498A सेक्शन था जो बीएनएस में चेंज हो गया है, उसमें ये भी कहा गया कि अगर डॉबरी डिमांड की वो भी क्रूअलिटी में आएगा, अगर उसको गाली गलौज की वो भी मेंटल क्रूअलिटी में आएगा, अगर उसके साथ आपने किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया तो इमोशनल क्रूअलिटी में आएगा। बट जिसकी बॉडी के साथ आप क्राइम कर रहे हैं तो उसको आप उससे कैसे कंपेयर कर सकते क्रूअलिटी से? ये तो सरेआम एक अपराध है, जो कि आउटसाइडर करे तो उसको रेप, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर मैरिज जैसा जो पवित्र इंस्टीट्यूशन है, जो कि अलग अलग धर्मों में रिचुअल्स हैं, सप्तपदी है, हम एक दूसरे से प्रॉमिस करें कि प्रोटेक्ट करेंगे, और वही हस्बैंड मेरा वो प्रोटेक्शन के नाम पर हमें परिवार में ले गया और किसी भी तरीके का क्राइम करेगा। तो एक और चीज है मैम, ये गवर्नमेंट का नहीं, ये दो लोगों का मामला है। बिल्कुल कि अगर एक जेंडर नहीं कंसर्न दे रहा है तो दूसरे को रुकना पड़ेगा वहाँ। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इस मामले को इतनी गहराई से समझाया, और हमें छोड़ देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर इस पूरे मामले को। उम्मीद करते हैं सही इस पर निर्णय लिया जाएगा। आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जुड़ने के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम देश की बात में तुरंत लौटते हैं। और बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर से। यहाँ पर NH 77 जाम कर रहे बाढ़ पीड़ितों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जाम हटाने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी। कहा जा रहा है बाढ़ पीड़ितों ने पथराव किया था। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी प्रभाकर कुमार के पास। प्रभाकर, बाढ़ के बाद बेहद ख़राब हालात हैं वहाँ पर लोगों के, लेकिन अब पथराव की बात भी सामने आ रही है और लाठीचार्ज की भी। क्या हालात हैं इस समय? देखिए, पूरे बाढ़ पीड़ित जो इलाका है, पूरा बाढ़ग्रस्त जो इलाका है, वहाँ पे हालात सही में ख़राब हैं। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से राहत शिविर लगाए हैं, अपनी तरफ से जो कम्युनिटी किचन होता है वो चल रहा है, लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है, रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े इलाके में ये त्रासदी जो हुआ है वो हुई है, और इतने ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए हैं कि बहुत सारे इलाके के लोग का शायद राहत ना पहुंचा हो या उनकी उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। उसी को लेके आज मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी हाईवे पे लोगों ने पहले हाईवे को जाम किया। उसके बाद जब इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो वहां प्रशासन के वरीय पदाधिकारी जो थे वो पहुंचे, पुलिस फोर्स वहां भेजी गई, और पुलिस जैसे ही वहां पहुंची मौका वारदात पे, वहां पर लोगों ने उन पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद से पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज किया है। वो बाढ़ पीड़ित लोग थे जिन्होंने रोड जाम करके रखा था। पुलिस का कहना था कि आपकी जो भी शिकायतें हैं,
जो प्रशासनिक अधिकारी गए थे जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि आपकी जो भी शिकायतें हैं वो बताइए, उस शिकायत को हम दूर करेंगे, लेकिन आप रोड जाम करके जो है वो लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, जो रोड पर चलने वाले लोग हैं, गाड़ियाँ जो रुक जा रही हैं, वो आप मत कीजिए। और इसी में बहस होते होते बाद में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और उसके बाद जो है लाठी चार्ज करना पड़ा। हालांकि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन वो जो घायल भी हुए हैं उन्हें मामूली रूप से चोट लगी है। और अब हम जब बात कर रहे हैं तो स्थिति नियंत्रण में है और उस इलाके को क्लियर कर लिया गया है और उनकी जो शिकायतें थी प्रशासन का कहना है उसे भी दूर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी मदद पहुँचे, लेकिन पथराव करना गलत है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के टुकड़े मिले हैं, जिससे कानपुर से मानिकपुर जाने वाली मेमू ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गई। बताया गया है कि दोहरीकरण का कार्य कर रही कंपनी KPTL ने पटरियों और प्लेटफॉर्म की दीवार के बीच लकड़ी के टुकड़े लगा रखे थे, जिनको बाद में हटाया नहीं गया।